अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है पीसीबी ने आप कह लें कि 29 खिलाड़ियों का जो ऐलान कर दिया है, जिनका जो है कल से कैंप लगने जा रहा है काकूल में, जो है जिनका कैंप लगेगा, जिसका साफ ये मतलब है अब यही वो 29 प्लेयर हैं जिनका पूल तैयार कर लिया गया है, जिनके अंदर से ही पाकिस्तान के न्यूजीलैंड का स्क्वाड पिक होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का स्क्वाड पिक होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड है शायद अब वो बहुत ही कोई अब कह लें होनी हो तो थोड़ा सा बाहर जाए, अदरवाइज इन प्लेयर से बाहर ये नहीं जाने वाला, जिसका साफ मतलब है कि इन्हीं प्लेयर में से पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का 15 मेंबर का जो स्क्वाड है वो पिक कर लिया जाएगा। बड़े बड़े नाम जो है इसके अंदर शामिल हो चुके हैं, जैसे आमिर आ गए हैं, इमाद वसीम आ गए हैं, उस्मान खान की जो है इन नामों के अंदर जो है वो एंट्री हुई है और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो इन जगह पर भी जो है वो अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे हैं, वो थोड़ा गुस्सा भी हैं और नाराज भी हैं। पहले दाऊद साहब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप नाम पढ़कर बताएं कि कौन कौन से नाम जो है शामिल हो गए हैं, फिर इसके ऊपर तजिया भी करते हैं। देखिए बिल्कुल जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं, कल जैसे अनाउंस किया गया कि वहाब रियाज भी हैं, असद शफीक भी हैं, अब्दुल रजाक भी हैं, मोहम्मद यूसुफ भी हैं, उन्होंने कंफर्म भी किया है कि यही पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप 2024 के प्रोबेबल्स हैं। यही वो नाम है जिसके अंदर से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है वो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करेगी, इसी में से 3 रिजर्व करेगी। तो अब अगला जो पाकिस्तान ने पूरी जो सीरीज खेलनी है या वर्ल्ड कप खेलना है वो यही नाम होंगे। सबसे जो आज इंटरेस्टिंग चीज हुई वो उस्मान खान के नाम को लेकर हुई और बड़ी बात है क्योंकि उस्मान खान से हम भी मुलाकात हमारी भी हुई थी जब आपकी PSL चल रही थी, तो उस टाइम उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी और वो साफ साफ यही मना कर रहे थे कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते क्योंकि वो अपनी पूरी तैयारी जो है वो वहां पर यूएई की तरफ से कर रहे हैं और यूएई का कानून है, आपको पता है कि कुछ महीने उनको वहां पर रहना पड़ता है, फिर उसके बाद वो एलिजिबल होते हैं। अभी उनके 13 महीने रहते थे, लेकिन ऐसा लगा कि जो सिलेक्शन कमेटी के स्पेशली वहाब रियाज है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इनको मनाया है और यही लग रहा है कि वो अब मान गए हैं, जिस वजह से उनका नाम भी कैंप में आ गया। और ये बहुत हैरानकुन बात है क्योंकि उस टाइम जो सिचुएशन लग रही थी, हमने आपको खुद बताया था, अपने आंखों देखा हाल बताया था कि जो सवाल किए गए उनसे डायरेक्ट सवाल किया गया, हमारे एक साथी थे उन्होंने भी उनसे सवाल किया गया, इवन उन्होंने मना भी किया, उनके मैनेजर ने भी मना किया कि नहीं भाई ये सवाल नहीं करना कि पाकिस्तान से खेलना चाहते हो आपके, नहीं ये सवाल नहीं करना, इसका वो कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन उसके बावजूद उनसे सवाल कर लिया गया और फिर उन्होंने सवाल यही सवाल था उस टाइम, हाँ उन्होंने फिर मना कर दिया कि मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। लेकिन उसके बावजूद उस्मान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अपने आप को अवेलेबल रखा है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर ये ओपिनियन है कि ये उस्मान खान शायद इस डिसीजन को जो है रिग्रेट भी कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो एक बल्ली के बकरे जो है बनेंगे और उनके ऊपर जो है कुल्हाड़ी चलेगी और कुल्हाड़ी भी ऐसे चलेगी कि उस बेचारे को समझ ही नहीं आएगा कि भाई मेरे साथ हुआ क्या है। और मैं क्या इस बात को कह सकता हूं कि अगर ये चीज रिजवान को पता होती कि इन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के लिए अवेलेबल करना है तो शायद ये मुल्तान सुल्तान में विकेट कीपिंग भी ना कर रहे होते। ये वो तो ठीक है कि वो विकेट कीपिंग ना कर रहे होते, लेकिन देखो अब जो रिग्रेट की बात है, अब इसमें 2 बातें हैं। या तो क्या पता अगर वो चल गए और उन्होंने सेंचुरी मार दी तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझे, क्योंकि देखो अल्टीमेट आखिरी बात एक पॉइंट है, क्योंकि देखो अल्टीमेट पाकिस्तान की तरफ से खेलना और यूएई की तरफ से खेलना बहुत फर्क है। अच्छा, मैं आपको यूएई में खेल भी लें तो कोई नहीं जानेगा इन्हें, पाकिस्तान से खेल गए तो बहुत आगे जाएंगे। अब मेरी बात सुने, अब मसला इसके अंदर 2-3 मसले हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान टीम में वो किस नंबर पर बैटिंग करते हैं, आप ये बताएं किस नंबर के प्लेयर है वो, मतलब वो अभी लीगों में ओपनर या ओपनर या वन डाउन बैटिंग करते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग के अंदर तो आपके पास ऑलरेडी स्लॉट अवेलेबल ही नहीं, ना वन डाउन के ऊपर आपके पास स्लॉट अवेलेबल है और ना आपके सीनियर जो है वो ऐसे हैं कि वो नए आने वाले यंगस्टर को कहेंगे तू अपने नंबर पर खेल ले। आपके पास जो आपके अपने फखर जमान है उनको आप जो है T20 में मैनेज करने में नाकाम है और फिर आप जैसे ही कोई प्लेयर आता है आप उसको सबसे पहली शर्त ये रखते हैं और उसके साथ आप पहली बात ये मुकाते हैं कि तूने जाकर जो है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी है, मिडिल ऑर्डर में तुझे हम जगह देंगे, वहां नहीं देंगे। अब अगर आप उसको ओपनिंग के अंदर लेकर जाते हैं तो फिर आप साइम अयूब के साथ ज्यादती कर देंगे, बाबर आजम होंगे उधर ओपनिंग में, ऑलरेडी जो है बाबर ओपनिंग कर रहे हैं, या फिर आपके रिजवान ओपनिंग में होंगे। बाबर रिजवान दोनों ऑलरेडी जो है वो मीडिया में आके लगातार जो ये बात बोलते रहते हैं कि भाई हमें ओपनिंग से हटा दिया गया, ओपनिंग से हटा दिया गया। तो मुझे ये बताओ कि तुम नए लड़के को लाओ, कोई मसला नहीं है उसको लाने में, लेकिन तुम उसको मैनेज कहां पर करोगे, मेन प्रॉब्लम मैं इसका आपको जवाब देता हूं। आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की, लेकिन मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखो अब अगर आप पड़ोसी मुल्क इंडिया को देखो या आप इंग्लैंड को देखो, ठीक है, अब वहां पे भी अगर आप देखो ना, आपके पास ऐसा नहीं होता कि वहां पर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, उनका स्क्वाड नहीं है, उन्होंने हर नंबर के लिए 1-1, 2-2 रखे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज है ना, तो ठीक है, इसमें 2-3 मैचेस में आप चाहे बाबर हो गए, चाहे रिजवान हो गए, चाहे फखर हो गए या बाकी हो गए, आप उनको बेंच करके इनको भी रखो, बेशक आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखो।
अब वहां पे अब आप देखो जो सीएसके में ऋतुराज गायकवाड़ उनके या शुभमन गिल है, इवन उनके बीच में जगह नहीं बन पाती। T20 में शुभमन की जगह नहीं बनती। अब उनके जो गुजरात के कप्तान भी है, इंडिया से खेलते भी हैं। जो सबसे बड़ा मसला है आपको देखो अब ये नहीं आप कर सकते कि यार 3-4 ऑलरेडी है तो अब आगे खिलाएं ना। सबसे बड़ा आपको रोटेशन रखनी चाहिए, बेंच स्ट्रेंथ मजबूत करनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर आपके शॉर्ट टर्म जो है चीजें देखी जाती है, फेलियर नहीं एक्सेप्ट होता। जो साफ बात है, फेलियर आप क्या बात करेंगे। शहनशाह अफरीदी का एक सीरीज का फेलियर है, इंटरनेशनल का एक सीरीज का फेलियर है ना, पीएसएल का चलो पहला फेलियर है, इससे पहले तो पीएसएल भी जितवाए हैं 2, वो नहीं एक्सेप्ट हो रहा। यहाँ पे तो दूध में से मक्खी की तरह जो है बंदे को निकाला जाता है कि भाई तू निकल, इस तरह और देखो दूसरा, अब आप इंग्लैंड की बात कर लो, अब वहां पे इतने ऑप्शन रहते हैं उनके पास। T20 में हैरी ब्रूक्स भी हैं, लिविंगस्टन भी हैं, स्टोक्स भी हैं, वो भी फील्ड सॉल्ट भी आ गए, मलान भी हैं, वो भी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करते रहते हैं इंग्लैंड वाले। पॉलिसी के तहत ट्राई होना चाहिए। आपके जिसमें न्यूजीलैंड से सीरीज है, पहले 2 T20 आप अपनी मेन टीम ही खिला दें, जो आप खिला रहे हैं वही खिलाएं। आप अगर 2 के 2 जीत जाते हैं, अगले 3 के 3 सारी बाहर कर दें। बेशक आप मेन अपने बाबर को बिठा दें, आप रिजवान को आप अपने बिठा दें, आप नई ओपनिंग जोड़ियां ट्राई करें, आप उस्मान खान से सैम अयूब से ओपनिंग करा दें। देखो इंग्लैंड हो गया, हम तो हमारी तो ये सोच है। इंग्लैंड हो गया, इंडिया हो गया, इवन ऑस्ट्रेलिया भी आप ले लो। ये वो टीमें, बड़ी टीमों की मैं बात करूं, ये वो टीमें इनके पास हर स्लॉट के लिए 2-2, 3-3 ऑप्शन होते हैं। उस्मान खान को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उस्मान खान को ये कहा जाएगा कि तू भाई चौथे 5वें में से कोई नंबर ढूंढ, तुझे वहां पर खिलाएंगे और एज अ फिनिशर तू जो है यहाँ पर आकर खेल। और अगर मैं आपको अभी से लिख कर दे देता हूँ कि 2-3 मैचों की बाद अगर वो आपको दिखा कि यार इससे जो है रन नहीं हो पा रहे, तो एकदम उसको कहेंगे भाई निकल। नहीं, ये तो होता है, यहाँ पर यही चीज बनती है। लेकिन अब एक और बात भी है ना कि अगर अल्लाह करे, मैं तो ये होपफुल हूं, दुआ करता हूँ कि अगर अल्लाह करे अगर 1-2 मैच में वो अच्छा रन बना दें, कोई 60-70 बना दें, या शायद उनका बल्ला चल रहा है पीएसएल में, 2 सेंचुरियां उन्होंने मारने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा तीसरी भी करीब थे सेंचुरी के, अगर वो और रन बना देते हैं तो शायद कहानी भी बन जाए। लेकिन एज कम्पेयर टू यूएई, अगर यूएई की बात करें, ठीक है जी, मानते हैं उनकी वैल्यू कोई नहीं है, खास कोई नहीं, लेकिन वहां पर उनको चांसेस के शायद जो इतना तरसना नहीं पड़ेगा। हाँ, वो तो फर्स्ट चॉइस होंगे पाकिस्तान टीम में, जितना उनको चांसेस के लिए तो शायद डॉन ब्रैडमैन की तरह यहाँ पर जो है इनको तरसना बहुत। चले स्क्वाड आपको पढ़ के बताता हूँ जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के प्रोबेबल्स हैं, और साथ साथ पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के प्रोबेबल्स, और पाकिस्तान का कैंप जो लगने जा रहा है आपका काकुल में। इससे पहले 2016 में आपको याद होगा कि जब मिसबाहुल हक पाकिस्तान के कप्तान थे तो वहां पे कैंप लगा था, और फिर पाकिस्तान टीम इंग्लैंड खेलने के लिए गई थी, जहां पे पुशअप्स वाली सेलिब्रेशन होती थी और सैल्यूट वाली सेलिब्रेशन होती थी। पाकिस्तान ने वो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज बराबर की थी। मोहम्मद आमिर का वो टूर बहुत जबरदस्त रहा था विद द बॉल, यूनुस खान का विद द बैट बड़ा जबरदस्त रहा था। बात की जाए तो इस स्क्वाड में शहनशाह अफरीदी रहेंगे, बाबर आजम का नाम रखा गया है, बाबर आजम रहेंगे, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, हसीब उल्ला, साउद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, इरफान खान न्याजी जिनको इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द पीएसएल का अवार्ड मिला था, शदाब खान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, इमाद वसीम वापसी हुई है, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, मेहरान मुमताज, इब्रार अहमद, शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह, अब्बास अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी मुल्तान की तरफ से, वो भी हैं, जमान खान, वसीम जूनियर, आमिर जमाल, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर जिन्होंने कल रिटायरमेंट वापस लिया, वो भी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज है, पॉसिबल यही है कि 5 T20 के लिए उनको भी स्क्वाड में शामिल किया जाए। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि 29 खिलाड़ी जो इसमें अनाउंस किए, जिसमें हसन अली को भी अनाउंस कर दिया, मोहम्मद नवाज को भी अनाउंस कर दिया, ये सब नहीं होंगे आगे। हैदर अली कहाँ है? क्योंकि हैदर अली ने जो है वो आपकी इतनी जबरदस्त किस्म की इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बैटिंग की है, जिसका सहरा आज इमाद वसीम के सर के ऊपर चला जरूर गया, उन्होंने रन जो है वो नॉर्मल से किए थे, लेकिन जो सारी बेस बनाकर दी थी 2-3 मैचों के अंदर हैदर अली ने आग लगा के रखी है। कमाल किस्म की हैदर अली ने बैटिंग की, इस्लामाबाद यूनाइटेड को अकेले इतना आगे तक लेकर गए हैं। इमाद बाद में खड़े रहे हैं एंड तक, लेकिन हैदर को क्यों नहीं रखा गया? नहीं, हैदर को भी रखा जाना चाहिए था इस कैंप के अंदर, 29 से 30 कर देते, ठीक है। बेशक अगर आप आगे उनको वर्ल्ड कप में अगर आपको लगता है जाहिर उसमें तो 15 ही जाने हैं, ये 15 तो इनमें से माइनस हो जाएंगे, वो तो ठीक है, या न्यूजीलैंड वाली सीरीज में बेशक वो ना होते, लेकिन जो कैंप है आपने लगाया था, मुझे भी लगता है कि उसके अंदर हैदर अली का नाम होना चाहिए था। जहां आपने 29 लोगों के नाम रखे गए हैं, जहां रख देते, जहां आपने नवाज को भी इसके अंदर रखा है, आपने हसन अली को भी रखा है, आपने बाकी भी काफी रखे हैं, तो अगर हैदर अली भी इस कैंप पे अंदर आ जाते तो कोई बुराई नहीं थी, 30 हो जाते। लेकिन इसके अलावा और भी काफी लोग शिकायत कर रहे हैं, दानी ने बड़ा गिला शिकवा किया है, वो कहते हैं कि इस कैंप के बावजूद, जब ये कैंप खत्म होगा, इसके बाद भी सबसे ज्यादा जो फिटेस्ट बॉलर होगा, पावेन को जितनी मर्जी ट्रेनिंग करा दो, लेकिन फिटेस्ट बॉलर मैं ही रहूंगा।
उन्होंने ये कहा। लेकिन देखो धानी का जो बात है ना, धानी को किसी और से शिकवा नहीं करना चाहिए। वो सोशल मीडिया में एकदम से आके जो है वो फजूल ट्वीट्स करते हैं। बात यह कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। उनकी अपनी पीएसएल की टीम जो मुल्तान सुल्तान है, रिजवान ने उनको बाहर किया हुआ था और कोई गलत नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने अच्छी बॉलिंग करानी थी। वो कप्तान थे रिजवान, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करानी थी और आपके धानी बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे। तो वो जहां पर धानी एक टाइम पर मुल्तान के सबसे बेस्ट बॉलर थे, आहिस्ता आहिस्ता वो इतने मुल्तान के लिए बेकार हो गए हैं कि मुल्तान सुल्तान ये समझती नहीं है कि उनकी 11 में जगह बनती है। और अगले सीजन में आप बिल्कुल उदास या परेशान या हैरान मत होना जब आपको यह पता चलेगा कि धानी को रिटेन भी नहीं किया। अच्छा, हमारे प्यारे अक्कू भाई भी आए हैं। अक्कू भाई भी आए। अक्कू भाई दिल के दुलारे, राज दुलारे अक्कू भाई ने जो है वो आगे कहा जी कि मुझे नहीं पता मुझे पाकिस्तान टीम से क्यों ड्रॉप किया गया और मेरी अच्छी परफॉर्मेंसेज होने के बावजूद ना मुझे पीएसएल में पिक किया गया, ना मुझे जो है कैंप में पिक किया गया, डोमेस्टिक में मैंने परफॉर्म भी किया है। क्या कहेंगे अक्कू भाई के गम को लेके? नहीं, अक्कू भाई अभी जाहिर है, अभी अक्कू भाई तो बिल्कुल ही उसमें है ही ना रडार में। अक्कू भाई भी जाहिर है काफी पसंद करते हैं लोग, हमें भी अच्छे लगते थे। अक्कू भाई अच्छी बैटिंग करते थे, टैलेंटेड भी थे। लेकिन अब सही बात है, अक्कू भाई की थोड़ी फिटनेस भी मसाइल रहे हैं। फोकस अक्कू भाई ने थोड़ा सा हटाया, पीएसएल में नहीं थे ना, पाकिस्तान क्रिकेट ने उन्हीं को हटा दिया। देखो अक्कू भाई पीएसएल में नहीं थे, अगर तो पीएसएल में होते और वहां डिलीवर करते तो फिर उनका नाम आ सकता था। आपने जो पीएसएल का नाम लिया, मुझे लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग ने जो इस बार सबसे बड़ी ज्यादती जिस बंदे के साथ की है ना, सबसे बड़ी ज्यादती वो अहमद शहजाद था। शायद पिछले तमाम सीजन आप उसको ना खिलाते, लेकिन अगर इस सीजन आप उसको शायद वो अच्छा कर देता, सिर्फ इस सीजन आप उसको खिला देते, अच्छा ना करता। मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि 2 से 3 सेंचुरियां मार देता वो, जिस तरह की उसकी आप चल रही। आप बहुत मैं बहुत नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छा करता, बहुत अच्छी बैटिंग करता वो। आपको दिखता कि वो किस तरह से चमक कर आता, जिस तरह उसकी फॉर्म लगी हुई थी, जिस तरह उसने अपना पुराना एग्रेसिव स्टाइल अपना लिया था, वो पाकिस्तान का हॉट फेवरेट आ जाता। मैं ये कहता कि अहमद शहजाद जो है ना, वो ये आप जो सेंचुरियों की बात करें, सेंचुरी सूचना ना मारता। नहीं, मेरे अपनी बात सुनो, बात सुनो, मैं जो चाहता अहमद शहजाद जो उसके लिए क्राइटेरिया था मैं आपको वही बता रहा हूँ। जैसे अहमद शहजाद ने बीपीएल में नहीं खेला था, वो 15 बॉलों पे 16 बॉलों पे 40 मार दिया था, ऐसी अहमद शहजाद इनिंग्स खेलता। तो जब इस तरह खेलता तो 10 मैच में 2 सेंचुरियां भी आ जाती। क्या हो गया, उस्मान खान मार सकता, वो नहीं मार सकता। चले, आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन गलत कर गया अहमद शहजाद के साथ। लेकिन अहमद शहजाद अच्छा करता, फॉर्म में था, लेकिन जाहिर उससे ज्यादती हुई है। लेकिन आप देखो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे, हैदर अली भी पिक नहीं हुए थे, इनको भी बाद में पिक किया गया, सप्लीमेंट्री कैटेगरी में, पहले पिक नहीं थे। शर्जील खान को पिक नहीं किया गया, नॉर्मल खिलाड़ी, उमर अकमल को पिक नहीं किया गया, अहमद शहजाद, उमर अकमल, शर्जील खान, और देखो एट द एंड अली आप जो मर्जी कर लो, लेकिन आपको क्राइटेरिया पीएसएल लिया। अब आपने चूंकि अहमद शहजाद आपको पीएसएल नहीं खेले, वो नहीं है, 3 प्लेयर आप चूंकि शाहनवाज धानी पीएसएल की टीम से ड्रॉप हुए थे, अपनी मुल्तान की टीम से ड्रॉप हुए थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो कैंप्स में आते, इसलिए वो नहीं आए। आज अगर इमाद की क्यों इतनी हाइप बनी है इमाद वसीम की, क्योंकि उन्होंने लगातार 4 जो आखिरी नॉकआउट मैचेस थे इंक्लूडिंग फाइनल, मैन ऑफ द मैच का ऑलमोस्ट अवार्ड उनको मिला है, तो इसलिए उनको जो है वो डायरेक्ट एंट्री मिल गई, वो एकदम उनकी हाइप बन गई। तो आपकी पीएसएल की हाइप तो हर हाल में रहती है। अब इरफान खान न्याजी है, ये क्यों आए हैं, इमर्जिंग प्लेयर, इनको अवार्ड भी मिला था और हाइप रही थी, फील्डर भी बेस्ट रहे हैं पीएसएल में, एकदम से सिलेक्शन हो गई। वही बात है कि अहमद शहजाद आपको पीएसएल में नहीं था, तो उसके दरवाजे अब खुलना बड़ा मुश्किल है जब तक वो पीएसएल नहीं खेलेंगे। शर्जील खान कहां है, कहीं नजर नहीं आए, पीएसएल में नहीं थे। फिर आगे उमर अकमल, जब तक वो पीएसएल में आएंगे नहीं, अगर अभी इस पीएसएल में सिलेक्ट हो जाते, रन बनाते, कौन उनको रोक सकता था? कोई भी नहीं रोकता भाई, वो टीम में आते। याद होगा आपको शोएब मकसूद, सब लोग कहते हैं खत्म हो गया, एंड हो गया, उसने उस पीएसएल में इतना अच्छा खेला कि मुल्तान को उसने ट्रॉफी जितवा दी। आप देखो एकदम 10 पाकिस्तान के स्क्वाड में है, वो अलग बात है, उसके फिटनेस मसाइल थे, वो बाहर हो गया। फिर पाकिस्तान सुपर लीग से 3 ऐसे प्लेयर आपके पास आए हैं जो नो वेयर थे, जिनका आपको पता ही नहीं था कि कभी भी ये पाकिस्तान के लिए आ भी सकते हैं या कोई चमत्कार ही हुआ है। उस्मान खान क्लियर प्लान था इस पीएसएल से पहले, पूछो उससे कि तू पाकिस्तान के लिए खेलेगा, वो कहेगा मैं कभी भी नहीं खेलूंगा, मेरी सारी लीगें खिला रही, मैं अपने पैसे कमाऊंगा। इमाद वसीम वो अलग निकला हुआ था, आमिर उसका तो अता पता ही नहीं था भाई, दूर दूर तक उसका तो सोचो भी ना आमिर का, वो इतनी दूर था। लेकिन इस सुपर लीग की वजह से ये 3 भी आगे पाकिस्तान की तरफ। अब लोग कहेंगे आमिर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी ठीक थी। तो बाकियों की मुझे दिखा दो, बाकी जो आपके बॉलर्स थे ना, आपके फास्ट बॉलर की दिखाओ, जो आपका पहला प्रीमियम बॉलर है। अगर आप बॉलर्स का, अगर आप हारिस की मुझे दिखाओ, अगर आप बॉलर से कंपैरिजन करोगे ना, नसीम की बेहतर थी बस। हाँ, अगर आप इस बॉलिंग में कंपैरिजन करोगे तो पाकिस्तानी बॉलर्स में एक नसीम और एक आमिर ही बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, क्योंकि T20 में ना देखो खाली विकेट्स लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी फॉर्मेट में ओडीआई और टेस्ट में तो हर होता ही विकेट लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो T20 फॉर्मेट है ना, इसमें आप पहले इकोनॉमी देखते हो कि भाई कितनी बुरी तरीके से मार पड़ रही है, क्योंकि 200 बनते हैं। अगर आपने 4 ओवर में 24 रन दिया है, 25 रन दिया है,
पावे आपने 0 विकेट लिए ना, आप बेस्ट बॉलर हो T20 के, दुनिया आपको तरसेगी लेने के लिए। लेकिन अगर आप 50 रन देके 3 खिलाड़ी आउट कर रहे हो, लोग कहेंगे, सोचेंगे कि इसको खिलाओ या ना खिलाओ, वो कहेंगे यार ये तो कुट कितनी बुरी तरीके से खाता है। इसके अलावा अली साहब, जो अगर आप देखो ये जो स्क्वाड अभी हमने आपको पढ़ के बताया 29 का, इसमें काफी सारे स्ट्रेट ऐसे नाम है जो आपको नजर आ रहे हैं कि जो आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज है उनमें वो नजर आपको नहीं आएंगे। जिसमें अगर आपको नाम देख लो, मोहम्मद नवाज, वो आपको स्ट्रेट नजर आ रहा है कि न्यूजीलैंड सीरीज से वो आपको नजर नहीं आएंगे। जो भी आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि आमिर हो गए, इमाद वसीम हो गए, इनका तो कंफर्म दिया कि ये उस न्यूजीलैंड के डायरेक्ट स्क्वाड में एंट्री मारेंगे। फिर अगर आप आगे देखें, हसन अली हो गए, नवाज हो गए, फिर साइद फरहान के हवाले से भी अपडेट ये कि शायद उनको भी मौका ना मिले। हसीबुल्लाह के हवाले से भी खबरें यही हैं, उनको भी शायद मौका नहीं मिलेगा। सऊद शकील के हवाले से भी यही है कि उनका मौका नहीं मिलेगा। मोहम्मद हारिस के हवाले से भी यही है कि उनको मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी काफी सारे इसमें आपके नाम आ रहे हैं जिनका लग यही रहा है कि उनको इस बार जो आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज है उनमें मौका नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपके जो पूल बनाया वर्ल्ड कप 2024 का, उसके अंदर वो जरूर रहेंगे कि आगे पीछे अगर कोई खुदा न खास्ता अनफिट या कोई मसला होता है तो वो डायरेक्ट रिप्लेस करेंगे। जैसे इमाद वसीम है, तो अगर उनको कोई मसला होता है या उनकी इंजरी वगैरह होती है तो उनके बैकअप पे जो है वो इन्होंने रखा हुआ है नवाज को। फिर बॉलर्स तो आपके पास काफी सारे हो गए हैं, चाहे आप हारिस रऊफ की बात करो, नसीम शाह की बात करो, शाहीन की बात करो, मोहम्मद आमिर की बात करो, वसीम जूनियर की बात करो। फास्ट बॉलर तो आपके पास आमिर जमाल हो गए ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में, तो ऑप्शन तो आपके पास बहुत ज्यादा है। स्पिनर की अगर आप बात करो, मेहरान मुमताज को रखा गया है, वो आपके पास एक बड़ा अच्छा ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इब्रार आपके पास अच्छा ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो अली साहब हर चीज इसमें नजर आ रही है। मिडिल ऑर्डर में बात की जाए तो आपके आगा सलमान को भी रख लिया गया है, इफ्तिखार अहमद पहले ही हैं, फिर आजम खान भी इसके अंदर नजर आते हैं। तो काफी आपको अगर आप देखो तो मिडिल ऑर्डर में भी ऑप्शन बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। विकेट कीपर की बात करो तो वहां पे भी आजम खान है, रिजवान है, उस्मान खान खुद आपके ग्लव संभाल सकते हैं जो आपने इनको रखा है। अब ये भी आप जो बात कर रहे थे ना, उस्मान खान की जगह नहीं बनेगी, हो सकता है कि अगर कोई रिजवान खुदा ना खासा अनफिट वगैरह हो जाए तो आप ये भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस्मान खान को ग्लव्स के साथ जो वो खिला सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। इंस्टाग्राम पर कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए ना। मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा।